बेटा देखो धनात्मक उत्प्रेरक क्या लिख के आनी हमें इसकी डेफिनेशन, वे उत्प्रेरक जो कि अवक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अगर वह पूछता है आपसे धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो इसी में आप लोग एक लाइन और ऐड कर दोगे, यह परिघटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, यह परिघटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। क्लियर है पॉइंट। अब आप धनात्मक उत्प्रेरक की जब परिभाषा दे रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो उदाहरण लेने होंगे, जो एग्जाम्पल लेने होंगे, वो ऐसे लेने होंगे कि जो उत्प्रेरक अवक्रिया दर को क्या कर दे बेटा, बढ़ा दें। घटाने वाला कोई नहीं चाहिए मुझे अब इस समय, क्योंकि वो किस में जाएगा बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक में। ठीक, जैसे एक रिएक्शन हैबर विधि वाली हम लोगों ने लिखी थी N2 + 3H2। अब देखो यहाँ हम लोग समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप भौतिक अवस्था यहाँ पे दिखाओ, पर जब भी आप लोग समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण समझाओगे तो यहाँ बेटा भौतिक अवस्था की जरूर बात करोगे। बात समझ में आ रही है, फिजिकल स्टेट की जरूर बात करोगे। पर आपको याद कराने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, तब भी इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है बेटा, गैस, और यहाँ पर इसकी भी क्या है, गैस। और यह रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन चूर्ण, है ना, Fe की उपस्थिति में होती है बेटा। किसकी उपस्थिति में होती है, Fe की उपस्थिति में। Fe कैसी भौतिक अवस्था मिलेगा बेटा आपको, सॉलिड। और 2NH3 2 मोल अमोनिया के हमें उत्पाद के रूप में बेटा प्राप्त होते हैं। देखिए Fe की उपस्थिति में यह रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगती है और अमोनिया की प्राप्ति हमें अधिक होती है। तो यहाँ पर Fe जो है यह किसका काम कर रहा है बेटा, धनात्मक उत्प्रेरक का। किसका काम कर रहा है बेटा, धनात्मक उत्प्रेरक का। क्लियर है पॉइंट, धनात्मक उत्प्रेरक। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर Fe ने ऐसा क्या कर दिया कि जो इसकी रिएक्शन की दर बढ़ गई, Fe किस तरीके से इसकी रिएक्शन की दर को बढ़ा रहा है, ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। तो उससे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से और क्लियर करते हैं किस तरीके से ऐसा हो पा रहा है। ठीक, आप लोग इसकी थ्योरी और ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लें अपनी नोट्स में। ठीक, हम लोग एक यहाँ पर ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ अवक्रिया की प्रगति हमने ली है, अवक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर ऊर्जा। किस किस के बीच में बेटा देख रहे हैं हम लोग, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी। ठीक, देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो अभिकारक के अणुओं के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर होती है। तो ये जो लेवल है हमारा यहाँ पर जो हमने बनाया है, ये अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा का लेवल है। ठीक, अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा का लेवल है, तो E फॉर एनर्जी और R फॉर बेटा रिएक्टेंट। इंग्लिश में अभिकारक को क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। तो ER लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, ER। और जब भी कोई अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो वह एक ऊर्जा अवरोध होता है, उसे पार करके किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, उत्पाद में। और ये हमारा यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, और यह उत्पाद के जो अणु हैं उनकी ऊर्जा का लेवल है। ठीक है, ये है बेटा EP। आगे जाकर मैं इस चीज़ को और क्लियर करूँगा आप लोगों को। कभी अवक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, कभी ऊष्मा छेपी होती हैं। तो जो ये हमने बनाया है ये ऊष्मा छेपी के लिए है। आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट जो उत्पाद है, उत्पाद के अणुओं की ऊर्जा हमने क्या बनाई है बेटा, कम बनाई है, जबकि अभिकारक के अणु की ऊर्जा क्या बनाई है, ज़्यादा। इसका मतलब इतनी ऊर्जा यहाँ से क्या हो गई होगी बेटा, उत्सर्जित हो गई होगी। और जब उत्सर्जित हो गई तो हम लोग कहेंगे प्रक्रम कैसा है बेटा, ये ऊष्मा छेपी। और जो ये गैप है ना, यही जो गैप है इतना EP और ER के बीच का, इसी को हम लोग डेल्टा H कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, डेल्टा H। इसे हम लोग कहते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। और एंथैल्पी में परिवर्तन बेटा कैसा हुआ, नेगेटिव। कैसा हुआ, नेगेटिव, क्योंकि आप लोग जानते हो डेल्टा H बराबर किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, EP माइनस ER। तो आप देखो EP की वैल्यू कम होगी, मान लो ये एनर्जी का यहाँ पे हमने मान लिया 2 किलो जूल है। कितनी बेटा, 2 किलो जूल। ठीक है, तो 2 और ER की वैल्यू 100%, 2 से तो ज़्यादा ही होगी, कुछ भी मान लिया हमने 4।
तो भैया कितना हो गया ये माइनस के 2, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा नेगेटिव, और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रक्रम कैसा हो जाता था बेटा ऊष्माक्षेपी, कैसा हो जाता है ऊष्माक्षेपी, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। चलो और चीज़ें इससे संबंधित आपको मैं कहाँ पर समझाऊंगा रासायनिक बलगतिकी में, ठीक है। बट आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई, ये किसका था लेवल रिएक्टेंट ऑफ, बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसका बेटा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का लेवल। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका एनर्जी है यह है सक्रियण ऊर्जा, क्या है बेटा सक्रियण ऊर्जा, तो E A से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग सक्रियण ऊर्जा को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं E A, क्यों सक्रियण ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमने किस तरीके से लिख दिया शॉर्ट में, एनर्जी के लिए तो बेटा E लिख लिया और एक्टिवेशन के लिए क्या लिख दिया बेटा A, तो EA, तो हमने इसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया EA से, ठीक। तो सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए बेटा क्या होती है आवश्यक। तो इतना ये बैरियर सबको क्या करना है पार करना है, क्लियर है पॉइंट। जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं होगी वह कभी भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर जेईई मेंस के लिए हमने कह दिया कि भाई जेईई मेंस का जब एग्जाम कंडक्ट होता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है तो उसमें एक ऊर्जा का बैरियर होता है, वो है पार करना होता है मिनिमम, जिसे हम लोग कहते हैं कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ। अगर वह मिनिमम कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर ली तो आप उस एग्जाम में क्या मान लिए जाते हो पास मान लिए जाते हो, या फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम में सेलेक्ट मान लिए जाते हो। जैसे जेईई मेंस के लिए हमने कह दिया कि भाई अगर 360 नंबर का हमारा क्या हो रहा है पेपर हो रहा है, तो अगर उसमें से अगर आपके 180 मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं 180, 50% हमने कह दिया, तो आप मिनिमम कट ऑफ को क्या कर रहे हो पार कर रहे हो और आपको NIT मिलेगा। तो क्या जेईई मेंस का एग्जाम जितने बच्चों ने दिया 15 लाख ने, तो क्या 15 लाख के 15 लाख बच्चे 180 नंबर ले आएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब सभी अभिकारक के अणु किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं बेटा उत्पाद में कन्वर्टेड नहीं हो पा रहे, सभी जेईई मेंस में क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे। कौन से अणु होंगे, केवल और केवल वे बच्चे क्वालिफाइड होंगे या फिर केवल वे अणु क्वालिफाइड होंगे जो कम से कम 180 नंबर लेकर आए हैं, क्लियर है पॉइंट। तो अब इसी बात को आप समझो, तो जैसे अब हर बच्चा जानता है कि भाई हमारी जो नॉलेज है वो कुछ ना कुछ क्या है कम है, जो कि 180 मार्क्स नहीं लेकर आ सकती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो बेटा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, क्या कर लेते हो कोचिंग ज्वाइन। तो कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पज़ क्या है बताओ, कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पज़ ये है कि वह कोई आपको ऐसा अल्टरनेट पाथ बताएगी कि जिसके थ्रू आप 180 मार्क्स ले आओगे कम एनर्जी में, कम ऊर्जा खर्च करके। ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए खुद से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, पर जब उसको कोई टीचर समझाता है तो कम एनर्जी खर्च करके आप लोगों को वैसे बात समझ में आ जाती है, और इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब आप उस कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो क्या करेगी वास्तव में बताओ, आपकी कम ऊर्जा पर ही आपको किस में कन्वर्ट करा देगी उत्पाद में। दैट मीन्स हम लोग किस में सिलेक्ट हो जाएंगे जेईई मेंस में। तो यही काम हमारा धनात्मक उत्प्रेरक करता है, वह अभिकारक के अणुओं को कुछ ऐसा पथ प्रदान करता है जिससे कम ऊर्जा खर्च करके ही क्या हो जाता है अभिकारक के अणु किस में परिवर्तित हो जाते हैं बेटा उत्पाद में। और यह जो ऊर्जा थी एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक, वो भी धनात्मक उत्प्रेरक, इसे हमने कह दिया बेटा EA', इसे हमने क्या कह दिया EA'। तो बताओ ये क्या था हमारा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कितना है बेटा EA, और ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये किसकी उपस्थिति में बेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और वो भी उत्प्रेरक कौन सा है बेटा धनात्मक, क्योंकि हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो सक्रियण ऊर्जा उसका मान कितना है बेटा EA'। और आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हो ग्राफ से कि EA' का मान कम है किससे बेटा EA से। तो हम लोग लिखेंगे इसे EA' लेस देन है किससे बेटा EA से। तो
तो ये डैश का मान जब कम हो गया ई ए से, तो कम ऊर्जा में ही अधिक से अधिक अणु क्या हो जाएंगे बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उत्पाद में। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अणु किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हमारी रिएक्शन की जो रेट है बेटा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कम ऊर्जा की आवश्यकता और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करके वहाँ आ सकते हो। अगर आप जेईई मेंस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ही हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि उत्प्रेरक जो होता है वह किसको चेंज कर सकता है बेटा, बताओ। उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वह हमारा जो नियतांक होता है उसे भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो अगर जिस बच्चे को धनात्मक उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा वह आसानी से ऋणात्मक उत्प्रेरक भी समझ सकता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ऋणात्मक मतलब किसी चीज़ को क्या कर रहा होगा बेटा, कम कर रहा होगा। किसे कम करेगा, अवक्रिया की दर को। तो वे उत्प्रेरक जो कि अवक्रिया की दर को घटा देते हैं, जो अवक्रिया दर को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस घटना को हम लोग या तो ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, या फिर इसके बाद एक और शब्द है इसके लिए, इसे मंदन कहते हैं। मंदन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अवक्रिया गति को क्या कर दे रहा है बेटा, मंद कर दे रहा है, इसलिए इसे मंदन, इनहिबिशन कहते हैं। ठीक, तो आप कंपटीशन वगैरह में अगर जा रहे हो तो इस शब्द को जरूर याद रखना बेटा, मंदन, इनहिबिशन। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्वतः ही H2O और O2 में विघटित होती रहती है बेटा, विघटित होती रहती है H2O और O2 में। ठीक, चलो इस समीकरण को हम लोग संतुलित कर लेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स है बेटा, इधर 2, इधर भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पे 1 और 2 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए बेटा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 और 2 4 एटम्स। तो ये समीकरण हमारी वैलेंस है। और H2O2 स्वतः ही किस में टूट जा रहा है बेटा, H2O और O2 में। और ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और हम लोग नहीं चाहते कि H2O2 किस में टूटे बेटा, H2O और O2 में। तो इसके लिए मुझे ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अग्र दिशा में जा रही है, इसको मुझे क्या करना है बेटा, कंट्रोल करना है, ये इधर की तरफ ना बढ़े। और हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम जाए, अगर जाए भी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलाना पड़ेगा बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक, जिससे अभिकारक के अणु कम से कम किधर कन्वर्ट हो बेटा, उत्पाद में। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक मिला देना है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर हम लोग ग्लिसरॉल को मिला देते हैं। किसे मिला देते हैं बेटा, ग्लिसरॉल को। और ग्लिसरॉल इस अवक्रिया के लिए किसका काम करता है बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। फिर आपके मन में वही डाउट आ रहा होगा कि सर इसकी क्रियाविधि किस तरीके से हो रही होगी, किस तरीके से रिएक्शन की रेट को कम कर दे रहा होगा। तो अभी आप लोगों ने धनात्मक उत्प्रेरक में क्या देखा था, ग्राफ, वही ग्राफ हम लोग फिर से यहाँ पर इसके लिए भी बना लेते हैं। ठीक, देखो इधर किस किस के बीच में था, ऊर्जा और अवक्रिया की प्रगति या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या कहेंगे बेटा हम लोग, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच। किसके बीच बेटा, एनर्जी के बीच। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे अभिकारक के, उनकी एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, लेवल होगा। और वह एनर्जी लेवल हमने मान लिया है, मॉलिक्यूल्स जो है अभिकारक के, उनकी एनर्जी लेवल है ER, R फॉर रिएक्टेंट, E फॉर एनर्जी। और ये मिनिमम यह सक्रियण ऊर्जा है जिसे ये पार करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं। और यह उत्पाद के अणुओं की एनर्जी का लेवल है, और इसे हम लोग कहेंगे बेटा EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। और मिनिमम से मिनिमम यह सक्रियण ऊर्जा इन अणुओं के पास होनी चाहिए, जिससे यह किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, उत्पाद में। और इसे हमने नाम दिया है EA। और ये जो ग्राफ है आपका, यह उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में।
अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है बेटा, दर को कम करना है। इस रिएक्शन की जब हमें दर को कम करना है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम अभिकारक के अणु किस में कन्वर्ट हो, उत्पाद में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ। हमें ऐसा उत्प्रेरक लेना पड़ेगा जो कि इस सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, वह सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा का मान ये हो गया आपका बढ़कर, किसकी उपस्थिति में बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यह है आपका ई डैश, ई डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब आप लोग देख पा रहे हो इस आरेख में कि ई डैश का मान ई से क्या बेटा ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब ई डैश का मान बढ़ गया तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ा दिया। तो कम से कम अणु अब किस में कन्वर्ट हो पाएंगे बेटा, उत्पाद में, क्योंकि ई डैश बड़ा है किससे, ई से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई ग्राफ के थ्रू, और इसी के साथ हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया अपना ऋणात्मक उत्प्रेरक। और अगला टॉपिक अब हमारा क्या होगा, स्व उत्प्रेरक। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्व उत्प्रेरक। बेटा स्व उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं ऑटो कैटेलिस्ट। ठीक, तो आपको नाम से पता चल रहा है ऑटो कैटेलिस्ट मतलब स्वतः ही क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो क्या होगा वास्तव में, ये ऐसी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं होंगी जिनमें बनने वाले उत्पादों में से ही कोई एक उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्व उत्प्रेरक। और इस परिघटना को हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटा, स्व उत्प्रेरण। क्या नाम दे देंगे, स्व उत्प्रेरण। देखो इधर ध्यान से, जैसे CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 अभी नाम बताया था मैंने आप लोगों को बेटा, ये है एथिल, और CH3COO को क्या कहते हैं बेटा, एसीटेट। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। जब हम लोग एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो यह रिएक्शन उत्कर्मणीय होती है बेटा। क्या होती है, उत्कर्मणीय। ठीक, उत्कर्मणीय होती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम लोग यहाँ H लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OH। H2 है तो H2 को हमने H और OH इस तरीके से लिख लिया। तो ये क्या बन गया बेटा आपका उत्पाद, CH3COOH और प्लस C2H5। देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, C2H5 और ये है OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल। ठीक, ये अपक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस अपक्रिया में क्या होता है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे आपको एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्राप्त हो रहा होता है। पर जैसे जैसे यहाँ पर एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्शन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और रिएक्शन की दर बढ़ने का मतलब कि यहाँ पर CH3COOH किसका काम कर रहा होगा बेटा, उत्प्रेरक का। और हम लोग इसी को और कहेंगे CH3COOH को यहाँ पर स्व उत्प्रेरक। क्या कहेंगे बेटा, स्व उत्प्रेरक। तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता चल गया कि CH3COOH किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। देखो जब हम लोग इस रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हमने क्या लिया, हमने एथिल एसीटेट लिया और उसमें क्या मिला दिया, जल मिला दिया। जल मिला दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो उत्पाद के रूप में क्या मिलने लगा, CH3COOH और C2H5OH। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये चार हैं केवल और केवल, CH3COO C2H5, H2O CH3COOH C2H5। इनके अलावा कोई और पदार्थ नहीं है हमारा। जब कोई और पदार्थ नहीं है और रिएक्शन की दर अचानक से कैसे बढ़ने लगी, तो ये चीज़ तो बिल्कुल डिसाइड होगी कि इन चारों में से ही कोई ना कोई एक यहाँ पर किसका काम कर रहा होगा बेटा, उत्प्रेरक का। अब देखो अगर इन दोनों में से कोई उत्प्रेरक का कार्य कर रहा होता तो इसकी रिएक्शन की दर पहले से बढ़ जाती, नहीं बढ़ जाती। जब हम लोग इनको मिक्स किए थे उसके बाद जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुई तो उसी समय बढ़कर हो रही होती, पर ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पर उत्पाद बनने लगे तब हमने देखा कि भाई रिएक्शन की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलो तो यहाँ पर ये चीज़ तो डिसाइड हो गई कि इन दोनों में से कोई भी किसका काम नहीं कर रहा है, उत्प्रेरक का। अब जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा होगा तो हम लोग चेक करेंगे कौन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन हो रही होती है उसी समय पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एथिल एल्कोहल मिला देंगे।
एथिल एल्कोहल मिलाया और एथिल एल्कोहल मिलाने पर हमने पाया कि रिएक्शन की स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आया, रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब एथिल एल्कोहल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा था। ठीक, फिर हमने क्या मिलाया बेटा, एसिटिक अम्ल बनाया। एसिटिक अम्ल मिलाने पर एक्सटर्नली मिला रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नली जैसे ही एसिटिक अम्ल मिलाया रिएक्शन में तो रिएक्शन की स्पीड और बढ़ गई तेजी से। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल किसका काम कर रहा है बेटा, उत्प्रेरक का। और एसिटिक अम्ल आपको पता है कि यह भी दो भागों में से मिलकर बना है, एक है CH3COO नेगेटिव और एक है H पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें भी CH3COO नेगेटिव का कोई रोल नहीं है बेटा, केवल और केवल रोल किसका है, H प्लस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन तेज गति से संपन्न होती है। हो सकता है आप यहाँ पर क्या मिला दो, H2SO4, हो सकता है कोई और अम्ल मिला लो, पर हमें ऐसा अम्ल यहाँ पे मिक्स करना है जो कि क्या दे, H प्लस दे और इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो यहाँ पर हमने कहा कि CH3COOH किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का, क्योंकि अवक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगा। तो देखिए यही हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है, जब अवक्रिया के उत्पादों में से कोई एक उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। और ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो आपको इसे नोट कर लेना है एग्जाम्पल को, और डेफिनेशन आपकी यह लिखी हुई है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो क्या होगा बेटा, प्रेरित उत्प्रेरण। बेटा प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक, अब हम लोग अपना टॉपिक कौन सा स्टडी कर रहे हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। इंग्लिश में से कहते हैं बेटा इंड्यूस कैटलिस्ट। ठीक, आइए सबसे पहले से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सोडियम आर्सेनाइट। बेटा सोडियम आर्सेनाइट, देखो आर्सेनाइट जो होता है बेटा वो होता है ASO3 नेगेटिव। आप लोग हमेशा जब भी यौगिक बनाओ तो आयन जरूर याद रखना बेटा, नहीं तो आपको ये याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो Na+ की वैलेंसी कितनी है बेटा 1, और आर्सेनाइट की वैलेंसी कितनी है बेटा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, Na3, ये हो गया बेटा Na3, और इसका मल्टीप्लाई इसकी वैलेंसी का इसमें ASO3, और ये बन गया आपका बेटा सोडियम आर्सेनाइट। क्या बन गया बेटा, सोडियम आर्सेनाइट, Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइट। इसका नाम है बेटा सोडियम आर्सेनाइट को जब हम लोग ऑक्सीकृत करते हैं बेटा, सोडियम आर्सेनाइट को हम लोग ऑक्सीकृत करते हैं तो यह ऑक्सीकृत नहीं होता है +O2, तो यह ऑक्सीकृत नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक, अगर हम लोग सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीकृत करें, सोडियम सल्फाइड, देखो सोडियम सल्फाइड का सूत्र कैसे बनेगा बेटा, Na+ सोडियम और सल्फाइड होता है आयन SO3 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Na2, और बेटा ये क्या बन गया SO3 सोडियम सल्फाइड। ठीक, तो सोडियम सल्फाइड का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करें Na2SO3 और +O2, ठीक, तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है सोडियम सल्फेट में बेटा। किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, सोडियम सल्फेट में। देखो ऑक्सीजन के 3 और 2 5 एटम है इधर, और यहाँ पर कितने केवल केवल 4, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। 1/2 लिखने से 2 से 2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, तो एक ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये 4, और ये ऑक्सीकृत हो गया Na2SO4। ठीक, ये सोडियम सल्फेट बन गया, और ये आपका क्या था, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण हो गया बेटा सोडियम सल्फेट में। ठीक, जबकि यहाँ पर यह ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करते हैं, यह रिएक्शन तो स्वतः हो रही है पहले से, और ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया इसमें, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों को क्या करा, मिक्स किया, फिर उसमें O2 प्रवाहित किए, और फिर चेक किया कि क्या हो रहा है। तो ये पहले क्या हो रही थी, एक अलग बीकर में रिएक्शन कराई जा रही थी, ये अलग कराई जा रही थी रिएक्शन। अब हम लोग इन दोनों रिएक्शन को क्या करा देंगे बेटा, एक साथ करा देंगे। और हमने पाया कि जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ कराई जाती हैं, जब ये रिएक्शन दोनों एक साथ कराई जाती हैं तो Na2SO3 प्लस Na3ASO3 दोनों एक साथ हमने मिक्स कर लिए, एक ही पात्र में रहे होंगे, और प्लस इसमें क्या कर दिया हमने, O2 प्रवाहित कर दी। तो हमने पाया कि Na2SO4 तो ऑक्सीकृत हो ही रहा था पहले से, तो ये तो आज भी ऑक्सीकृत हो रहा है, पर मजेदार चीज ये हुई कि Na3ASO3 भी ऑक्सीकृत हो गया।
ASO3 भी ऑक्सीकृत होकर क्या बना दिया, Na3ASO4। इसका मतलब ये बन गया सोडियम आर्सेनेट, और ये क्या था बेटा, सोडियम आर्सेनाइट। तो इसका मैं नाम लिख रहा हूं, आप लोग इसका नाम लिख लेना अपने नोट्स में, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, तो आपने पाया कि सोडियम आर्सेनाइट ऑक्सीकृत हो चुका है अब किसमें, सोडियम आर्सेनेट में। सोडियम आर्सेनाइट ऑक्सीकृत हो चुका है किसमें, सोडियम आर्सेनेट में। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि Na2SO3 ऑक्सीकृत हो रहा था, उसकी वजह से Na3ASO3 भी ऑक्सीकृत हो गया। तो देखो यही हमारी डेफिनेशन है, जब एक रासायनिक अपक्रिया अन्य रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है, तो ये अन्य रासायनिक अपक्रिया की दर थी, उसे क्या कर देती है, परिवर्तित, तो यह प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरक। इसी के साथ हमारा उत्प्रेरण के प्रकार क्या हो गए बेटा, कंप्लीट। और अगर आपको ये उत्प्रेरक के प्रकार समझ में आए तो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्या करें बेटा, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स है या क्वेरीज हैं तो आप लोग हमें क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो और हम लोग उसे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा यूपी बोर्ड से रिलेटेड हैंड रिटन, तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और वह चैनल है हमारा टेलीग्राम पर आरए कोचिंग फॉर क्लास 12th, आरए कोचिंग फॉर क्लास 12th। ठीक है, इस चैनल को आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका क्या हो, फिजिक्स, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री, सभी के नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ यहाँ पर कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे जेईई मेंस और नीट वगैरह, इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग चैनल है, उस पर आकर हमारे साथ जुड़ना हो। जूम पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।